Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 7th August 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about bi-monthly monetary policy review. Important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ रिवाइज करते हैं। वैसे भी हम लोग अपने बेसिक इकोनॉमिक क्लास में ये देखते ही हैं, बट आई जस्ट होप यू आर एबल टू रिकॉल। यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं, देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। देखिए, आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करके साल 2016 से मॉनेटरी पॉलिसीज में बदलाव के लिए एक प्रोविजन लाया गया, जिसकी मदद से 6 मेंबर की कमेटी, जिसको कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो अब तमाम मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में ऑल्टरेशन करती है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। आई जस्ट होप यू आर एबल टू रिकॉल बेसिक आइडियाज फ्रॉम द क्लास कि मॉनेटरी पॉलिसीज कुड बी कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव टूल्स आर सेक्टर स्पेसिफिक, किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में पैसे का सप्लाई बढ़ाना है या घटाना है तो क्वालिटेटिव टूल्स का इस्तेमाल होता है। And quantitative tools are concerned about overall increasing or decreasing money supply in the economy. Contractionary या expansionary approach, उसके अंदर आते हैं बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR एंड रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो अभी इन मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में इंडियन इकोनॉमी की ज़रूरतों के हिसाब से हर 2 महीने में ऑल्टरेशन किया जाता है। द ऑल्टरेशन इज डन बाय ए कमिटी, जो 6 मेंबर्स की कमिटी है, जिसमें से 3 लोग आरबीआई की तरफ से होते हैं, इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर एंड 2 डिप्टी गवर्नर्स, और 3 लोग भारत सरकार की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं फॉर 4 ईयर्स टर्म। ये 6 मेंबर की जो टीम है वो वोटिंग के बेसिस पे फैसला करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या बदलाव किए जाने हैं। इन केस ऑफ टाई, आरबीआई गवर्नर हैज द कास्टिंग वोट, मतलब इन केस ऑफ टाई आरबीआई गवर्नर जो बात कहेंगे वही बात मानी जाएगी। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसके चेयरपर्सन आरबीआई के गवर्नर होते हैं। तो साल 2016 से पहले, जिसके जब लाया गया था कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसके पहले आरबीआई गवर्नर यूज्ड टू अलोन या सोलली डिसाइड द मॉनेटरी पॉलिसी एंड ऑल्टर द रेट्स। सिंस 2016 दिस कमेटी मेक्स मॉनेटरी पॉलिसी ऑल्टरेशन, एंड इसी मॉनेटरी पॉलिसी ऑल्टरेशन को एज पर द नीड या रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी को कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हर 2 महीने में एक बार होती है। तो लास्ट टाइम हुई थी इन द मंथ ऑफ जून, अब अगस्त महीने में हो रहा है। नेक्स्ट इट विल बी डन अगेन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। लाइकवाइज हर 2 महीने में जब एक बार मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होता है तो हम लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करते ही हैं। आई जस्ट होप यू आर एबल टू रिकॉल इट फ्रॉम और रिलेट इट फ्रॉम द discussion that we have done in the class with respect to monetary policy. Now coming to the current news, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू किया और वहाँ पे उन्होंने फैसला किया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल में सबसे महत्वपूर्ण टूल है रेपो रेट का, उसको चेंज नहीं करेंगी। तो रेपो रेट हैज़ बीन केप्ट अनचेंज्ड एट 5.5%। और आपको याद होगा क्लास से ही, अगेन डिस्कशन से, कि रेपो रेट से 0.25% ज़्यादा रहता है एमएसएफ रेट एंड बैंक रेट, और उससे 0.25% कम रहता है एचडीएफ रेट। तो सिंस रेपो रेट हैज़ बीन केप्ट अनचेंज्ड, तो एमएसएफ एंड एचडीएफ also have been kept unchanged. MSF rate is 5.75% and HDF is 5.25%. तो रेपो रेट से 0.25% ज़्यादा होता है एमएसएफ रेट एंड 0.25% कम होता है एचडीएफ रेट। सो रेपो रेट, एमएसएफ रेट एंड एचडीएफ रेट हैव बीन अनऑल्टर्ड. That means repo rate will be at 5.5% for next 2 months. SDF 5.25% next 2 months and MSF will be 5.75% for next 2 months. आरबीआई ने इंडियन इकोनॉमी का जो टारगेटेड या प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है फॉर द ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर 2025-26, वो अभी भी 6.5% ही रखा है, जबकि कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएस के टैरिफ रेट्स इंक्रीज करने के बाद इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कम हो सकता है इन द ऑन गोइंग ईयर, वो 6% से भी नीचे जा सकता है। लेकिन आरबीआई के फोरकास्ट के हिसाब से
इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट 6.5% ओनली। तो जो पहले आरबीआई ने प्रोजेक्शन किया था उसी को यहाँ पे भी उन्होंने रीइटरेट किया है कि भारत की इकोनॉमी इन द ऑन गोइंग ईयर विल ग्रो एट 6.5%। साथ ही साथ आरबीआई ने कुछ कंसर्न्स भी बताए हैं जो इंडियन इकोनॉमी के लिए चैलेंजेस हो सकते हैं इन कमिंग मंथ्स। तो प्रोलॉन्ग्ड जियो पॉलिटिकल टेंशन, स्पेशली रसिया यूक्रेन वॉर, इस कारण से अमेरिका मे पुट फर्दर सैंक्शंस ओवर इंडिया, वो भारत के लिए कंसर्न है। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट वोलाटाइल हो रहा है क्योंकि वॉर के कारण फिर दुनिया भर के मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। और कभी जो इंडिकेटर रेट्स होते हैं, जैसे भारत के लिए भारत के स्टॉक मार्केट का इंडिकेटर है सेंसेक्स, इसी तरीके से दुनिया के अलग अलग स्टॉक मार्केट्स हैं, उनके जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। दैट इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न। ग्लोबल ट्रेड में अनसर्टेनिटी हो रही है बिकॉज ऑफ एब्रप्ट पॉलिसीज बाय यूएस रेजीम। और भारत के अंदर फूड इन्फ्लेशन का थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है इन कमिंग मंथ्स बिकॉज ऑफ वेदर रिलेटेड डिसरप्शंस। कहीं बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, इस कारण से जो क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग आउटकम है उस पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सो द न्यूज़ इज दैट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की गई एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैज़ केप्ट द रेट्स अनचेंज्ड, चाहे वो रेपो रेट हो, एचडीएफ हो या एमएसएफ हो। At the same time, RBI has said that the stance remains neutral. Apart from the rates, RBI announces one more thing, that is stance. कि हमारा stance क्या है? और stance of RBI is generally of three types. Neutral. न्यूट्रल का मतलब है कि आने वाले महीने में आरबीआई में इंक्रीज और डिक्रीज रेपो रेट और इट में कीप इवन अनचेंज्ड। तो न्यूट्रल स्टैंस का मतलब है कि आने वाले महीने के लिए, आने वाले जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है, दैट मीन्स अक्टूबर में जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होगा उसके लिए आरबीआई इज कीपिंग एन ओपन माइंड। जरूरत के हिसाब से वो रेपो रेट बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है या अनचेंज भी रख सकती है। जब स्टैंस अकोमोडेटिव बताती है आरबीआई कि नाउ आवर स्टैंस इज अकोमोडेटिव, मतलब वो इंडिकेट करती है कि आने वाले मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में वी मे कट डाउन द रेपो रेट। और जब रेपो रेट कट डाउन होगा तो बाकी सारे रेट्स भी कट डाउन होंगे। मीन्स वी आर गोइंग टू अडॉप्ट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इन कमिंग रिव्यू। और जब वो स्टैंस बताते हैं हॉकिश, दैट मीन्स आने वाले मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में दे में इंक्रीज द रेपो रेट। दैट मीन्स आने वाले महीनों में आरबीआई इज गोइंग टू फोकस मोर ऑन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि इंक्रीजिंग रेपो रेट मीन्स कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी दैट वुड बी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। So apart from announcing the current rates like repo rate, MSF rate and SDF rate, RBI also announces its stance. Stance neutral, accommodative या hawkish के मदद से फिर भारत के इकोनॉमी के जो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स उनको पता लगता है कि आने वाले मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में आरबीआई क्या कर सकती है। न्यूट्रल का मतलब इट में डू एनीथिंग, इट इज हैविंग ओपन माइंड। अकोमोडेटिव मतलब इट विल कट डाउन द रेट्स। हॉकिश मतलब इट में इंक्रीज द रेट्स। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। पिछले साल जो यूपीएससी ने मेंस एग्जाम कंडक्ट किया था उसमें ये प्रश्न पूछा था कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। भारत में फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा होने के पीछे कारण क्या है, एंड कॉमेंट ऑन इफेक्टिवनेस और मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। आपको बेसिकली फूड इन्फ्लेशन के पीछे का कारण बताना था। फूड इन्फ्लेशन के पीछे का कारण डिमांड साइड कम है, सप्लाई साइड ज़्यादा है। कभी जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है डिक्लाइन हो जाता है मेनली बिकॉज ऑफ क्रॉप फेलियर ड्यू टू पुअर मानसून एंड ऑल, या फिर इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है, जैसे फर्टिलाइजर का दाम बढ़ गया, फ्यूल या ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया। स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जैसे एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, सप्लाई चेन अच्छा नहीं है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तो इस कारण से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी हो जाते हैं कि फसल को बाहर में कहीं पे इकट्ठा किया गया है, बारिश हो गई तो फसल खराब हो गए। तो इन सब कारणों से अक्सर भारत के अंदर देखने को मिलता है फूड इन्फ्लेशन, यानी कि सप्लाई साइड का प्रॉब्लम है। किसी कारण से अगर सप्लाई में डिसरप्शन हुआ तो फूड रिलेटेड महंगाई आ जाती है। एंड दैट इज द रीजन वाई मॉनेटरी पॉलिसी में नॉट बी वेरी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी पैसे का सप्लाई को बढ़ाता है या घटाता है, और पैसे का सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ाने घटाने से डिमांड साइड को रेगुलेट किया जा सकता है।
बट फूड इन्फ्लेशन मेनली आता है सप्लाई साइड के कारण। एंड दैट इज वाई आपको इस क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट में ये बिल्ड करना था कि मॉनेटरी पॉलिसी may not be very effective way to control food inflation। फूड इन्फ्लेशन को अगर काउंटर करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, जिसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है 1 लाख करोड़ का। एग्रीकल्चर फील्ड में प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को और डेवलप करना होगा ताकि एग्रीकल्चरल मार्केट में क्रेडिट, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम और बेहतर हो। स्टोरेज फैसिलिटी और बेहतर बनानी होगी एट रूरल एरियाज। बफर स्टॉक मेंटेन करना होगा बाय गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक एफसीआई एंड नाफेड। सो दीज आर ways that could be taken in order to curb inflation because of food items. Monetary policy may not be very helpful in controlling food related inflation. आंसर बिल्कुल एक लाइन का है, बाकी तो आपको उसके अराउंड बिल्ड करना है। आंसर ये है कि फूड इन्फ्लेशन कम्स बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड लिमिटेशंस, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प्स इन रेगुलेटिंग डिमांड साइड, एंड thus monetary policy may not be very effective in controlling food related inflation. Coming to the next topic, Donald Trump doubles India's tariff to 50%। तो ये आदमी रोज जाग रहा है, इसका रोज कुछ मन कर रहा है, आज ये कर देता हूँ भारत के ऊपर, अब 50% कर देता हूँ, ऐसी ही हरकत चल रही है अभी इसकी। अब आपको पता है 2-3 दिनों से हम लोग लगातार न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस कर रहे थे कि भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है अमेरिका ने ऑन द प्रोडक्ट्स दैट आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ना 25 नहीं 50% लगाऊंगा। वो 25% तो पहले से जो था वो तो था ही, एक्स्ट्रा 25% लगाऊंगा, क्योंकि भारत बहुत सारा सामान रसिया से खरीदता है और रसिया से खरीद के वो सामान फिर अमेरिका में भारत बेचता है। तो इंडिया इज इम्पोर्टिंग रशियन ओरिजिन आइटम्स, ऐसा यूएस ने क्लेम किया, और उसको वापस से री एक्सपोर्ट कर रहा है टू अमेरिका। तो इनडायरेक्टली अमेरिका से जो पैसा है वो भारत के थ्रू होते हुए रसिया पहुंच रहा है। इनडायरेक्टली इंडिया से जो एक्सपोर्ट आ रहा है अमेरिका में, उस कारण से रशियन इकोनॉमी इज गेटिंग बेनिफिटेड, एंड दैट इज हाउ द वॉर इज गेटिंग फाइनेंस्ड। द वॉर बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन इज गेटिंग फाइनेंस्ड, जो हम होने नहीं देंगे, ऐसा कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। और इस कारण से भारत के ऊपर 25% और टैरिफ लगाया जाएगा, तो टोटल टैरिफ हो जाएगी 25% तो इंडियन प्रोडक्ट पे वैसे भी लगाना ही था, जो यूएस ने अनाउंस किया, एक्स्ट्रा 25% बिकॉज ऑफ इंडियाज ट्रेड रिलेशंस विद रसिया। ये जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ आ रहा है बिकॉज ऑफ इंडियाज ट्रेड रिलेशन विद रसिया, इसके लिए 21 दिन का विंडो दिया गया है कि 21 दिन के बाद से इसको अप्लाई करेंगे हम लोग। देखिए बात सिंपल है, डोनाल्ड ट्रंप का इसके पीछे मोटिव क्या है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि भारत और अमेरिका के जो नेगोशिएटर्स हैं, दोनों साइड से जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, they are negotiating a free trade agreement between India and the US। जिस तरीके से भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, वैसे ही इंडिया और यूएस के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी नेगोशिएट हो रहा है। ये सब तमाम जो तरीके हैं, 25% टैरिफ लगाया, अब उसको इंक्रीज कर दिया 50% पे, ये सब प्रेशर टैक्टिक्स हैं, एक तरीके से इकोनॉमिक ब्लैकमेलिंग है, ताकि भारत के जो नेगोशिएटर्स हैं वो थोड़ा बैकफुट पे रहें, और इस कारण से जो फाइनली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएस और इंडिया के बीच में साइन हो, वो यूएस के फेवरेबल टर्म्स में हो, इंडिया के लिए वो उतना फेवरेबल ना हो। तो इस तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा माना जा सकता है। 25% टैरिफ भारत के प्रोडक्ट्स पे इन जनरल, और एक्स्ट्रा 25% बिकॉज ऑफ इंडियाज ट्रेड रिलेशंस विथ रसिया। तो टोटल अब भारत के ऊपर टैरिफ कितना कर दिया, 50%। भारत के अलावा ब्राजील भी दूसरा ऐसा देश है जिसके ऊपर इतना ज़्यादा टैरिफ है। तो इंडिया एंड ब्राजील आर द टू कंट्रीज दैट आर फेसिंग हाईएस्ट टैरिफ लेवल फ्रॉम यूएस अमंगस्ट यूएस मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। अभी इफेक्टिवली भारत और ब्राजील के ऊपर, चाइना के ऊपर जितना टैरिफ लगाया अमेरिका ने, उससे भी ज़्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है भारत और ब्राजील के ऊपर। तो इंडियन इकोनॉमी को इससे नुकसान हो सकता है। जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट 6.5% है एज पर आरबीआई, वो बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इट में गो बिलो 6%, पूरा 0.5% का जीडीपी ग्रोथ रेट में नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेशनल हैंडलूम डे एंड हैंडलूम सेक्टर इन असम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए आज का दिन 7 अगस्त पूरे भारत भर में नेशनल हैंडलूम डे की तरह मनाया जाता है।
हाथों से कढ़ाई बुनाई करके जो हम कपड़े बनाते हैं उनको कहा जाता है हैंडलूम। वो जो मशीन या जो इक्विपमेंट होता है उसको कहा जाता है हैंडलूम। तो आज का दिन 7 अगस्त नेशनल हैंडलूम डे की तरह भारत में मनाया जाता है। साल 2015 से भारत सरकार ने फैसला किया कि हम लोग हर साल नेशनल हैंडलूम डे मनाएंगे। 7 अगस्त का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि इसी दिन को 1905 में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था। तो उस दिन को कॉमेमोरेट करने के लिए 7 अगस्त को हमारे देश में नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। और नेशनल हैंडलूम डे के दिन जो भारत के अंदर वीविंग कम्युनिटी है, खासकर जो हाथों से कढ़ाई बुनाई करने वाली कम्युनिटी है, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब असम के अंदर अगर बात की जाए तो हैंडलूम का बड़ा ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। फोर्थ हैंडलूम सेंसस कराई थी भारत सरकार ने, उसके हिसाब से पता चला कि देयर आर 12.83 लाख हैंडलूम वीवर्स इन असम, which is highest for any state. And Assam is having overall highest number of handlooms in the country under fourth handloom census report, और टोटल 12.83 लाख वीवर्स हैं, जिसमें से ज़्यादातर विमेन हैं, क्योंकि मेन तो बाहर अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं, इंगेज हो जाते हैं। विमेन घर का काम काज करने के बाद आसाम के अंदर एक कल्चर है कि थोड़ा बहुत कढ़ाई बुनाई भी कर लें ऑन द ट्रेडिशनल हैंडलूम। ये आपके घरों में भी आपने ज़रूर देखा होगा। आसाम के अंदर ये हैंडलूम का कल्चर बहुत स्ट्रांग है। वीमेन मोस्टली पार्टिसिपेट इन इट, और इससे वीमेन के लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड वीमेन एम्पावरमेंट का स्कोप बन जाता है। हैंडलूम क्रिएट सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ओवरऑल आफ्टर एग्रीकल्चर। आसाम के अंदर हैंडलूम का प्रोमिनेंस इतना ज़्यादा है कि जब महात्मा गांधी ने विजिट किया आसाम को 1921 में, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि आसाम के अंदर हर एक घर में ही लगभग हैंडलूम है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि असमीज वीमेन वीव ड्रीम्स ऑन देयर लूम्स। दिस स्टेटमेंट हाईलाइट्स कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ हैंडलूम इन असम एंड स्पेशली हैंडलूम बिकमिंग अ सोर्स ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट इन असम। बट हैंडलूम सेक्टर असम का अब कई सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है। सबसे बड़ा जो चैलेंज है हैंडलूम का, वो आ रहा है फ्रॉम पावर लूम। हाथों से कढ़ाई बुनाई करने से जो कपड़े बनते हैं उसमें काफ़ी वक्त लगता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिसिटी रन लूम्स। इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी रन लूम से जो प्रोडक्ट बनता है वो काफ़ी चीप होता है एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट ऑफ हैंडलूम्स। और इस कारण से चीपर प्रोडक्ट जो पावर लूम से आ रहे हैं, दे आर टेकिंग मोर एंड मोर मार्केट ऑफ हैंडलूम, एंड हैंडलूम इज बीइंग फोर्स्ड आउट ऑफ द मार्केट। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए असम सरकार 1985 में लेकर के आई थी हैंडलूम रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल्स फॉर प्रोडक्ट एक्ट 1985, जिसके अंतर्गत 22 तरह के प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर दिया गया था दैट दे कुड बी क्रिएटेड ओनली थ्रू हैंडलूम बट नॉट पावर लूम। But with time, the number of products that were reserved for handloom has been reduced from 22 to 11. So that is a concern. High production cost, I already told you, high production cost vis-a-vis power loom is a problem. हैंडलूम का कॉस्ट ज़्यादा होता है, इस कारण से मार्केट लूज कर रहे हैं। काउंटर फिटिंग एंड इमिटेशन, जो हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हैं उनकी काउंटर फिटिंग मतलब उनका नकली वर्जन भी आ रहा है मार्केट में बहुत सारा, जिसमें थोड़ा बहुत पावर लूम का प्रोडक्ट है, पावर लूम है प्लस ऊपर से थोड़ा बहुत हैंडलूम डाल दिया गया। तो काउंटर फिट वर्जन एंड इमिटेशन ऑफ प्योर हैंडलूम प्रोडक्ट्स इज ऑल्सो हिटिंग द मार्केट एंड कॉजिंग चैलेंज फॉर द प्रोडक्ट्स फ्रॉम हैंडलूम इन असम। मार्केट एक्सेस इज क्वाइट लिमिटेड, घरों में बनाया जाता है तो आसपास के गांव में ही ये विमेन इन प्रोडक्ट को पहुंचा पाती हैं, सप्लाई चेन इतना स्ट्रांग है नहीं, तो मार्केट एक्सेस लिमिटेड है। दैट इज वाई द हैंडलूम इज नॉट गेटिंग ट्रैक्शन, इतना वो पॉपुलर नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ वीक सप्लाई चेन एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं हो रहा है। कई सालों से एक ही तरीके का प्रोडक्ट बन रहा है हैंडलूम में, जिस कारण से धीरे धीरे ये प्रोडक्ट जो हैं वो मार्केट लूज कर रहे हैं, क्योंकि अब वो उतने डिमांड में नहीं है, क्योंकि फैशन बदल रहा है, तरीके बदल रहे हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशंस बदल रहे हैं। सो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस फेस्ड बाय हैंडलूम इन असम। उसमें सबसे बड़ा थ्रेट आ रहा है फ्रॉम पावर लूम। क्या किया जा सकता है, व्हाट कुड बी द मिटिगेशन स्ट्रेटजीज फॉर दीज चैलेंजेस? तो ऑफकोर्स थोड़े से इसमें भी टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स दिए जाएं हैंडलूम में भी।
हैंड से ही करना है कढ़ाई बुनाई, लेकिन कुछ इस तरीके के इक्विपमेंट्स दिए जाएं जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो एंड ओवरऑल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा बना पाए हम, तो प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ टाइम या इन टर्म्स ऑफ लेबर वो बढ़ पाए। इसके लिए थोड़ा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, प्रॉपर टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन किया जाए ताकि काउंटर फिटिंग से बचा जा सके। तो हैंडलूम प्रोडक्ट्स की एक सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। एंड हैंडलूम वीवर्स को थोड़ा प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म भी दिया जा सकता है। सरकार जो है इन हैंडलूम वीवर्स को अपने तरफ से कुछ बेनिफिट्स दे सकती है ताकि हैंडलूम का जो कल्चर है वो सस्टेन होता रहे असम के अंदर। अब असम सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं हैंडलूम सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है स्वनिर्भर नारी इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत असम सरकार ने फैसला किया है कि कोई भी असम गवर्नमेंट के फंक्शंस होंगे, सेरेमनीज होंगी, तो वहाँ पे गमोसा वगैरह तो चाहिए होता है एक दूसरे को फेलिसिटेट करने के लिए। तो वहाँ पे ये तमाम गमोसे वगैरह जो हैं वो असम के हैंडलूम से बने हुए, असम के गाँव में विमेन द्वारा हैंडलूम से बने हुए ही गमोसे का इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ हैंड वुवेन आइटम्स बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज विल बी टेकन अप। इसकी मदद से, ये स्वनिर्भर नारी इनिशिएटिव की मदद से असम के लगभग 4.8 लाख फीमेल वीवर्स आर गेटिंग बेनिफिट, क्योंकि गांव-गांव में इस तरीके से प्रोक्योरमेंट सेंटर्स लगाए जा रहे हैं। गांव के लेवल पे गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं वो प्रोक्योर कर रहे हैं हैंडलूम और फिर असम के अलग अलग हिस्सों में उसको पहुंचा रहे हैं। तो ये स्वनिर्भर नारी इनिशिएटिव की मदद से जो प्रॉब्लम था ऑफ लिमिटेड मार्केट एक्सेस वो काफ़ी हद तक डील हो पा रहा है। गमोसा को जीआई टैग दिया गया है ताकि गमोसा को और पॉपुलराइज किया जा सके। गवर्नमेंट ने लोगों को रिक्वेस्ट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हैंडलूम बेस्ड प्रोडक्ट ही खरीदें, ना कि पावरलूम बेस्ड प्रोडक्ट खरीदें। जैसे गमोसा भी खरीदना है तो अब साड़ियाँ भी खरीदनी है तो हैंडलूम बेस्ड खरीदिए, ना कि पावरलूम बेस्ड, ऐसा सरकार ने रिक्वेस्ट किया है। सीएम असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा साहब अर्जेस एवरीवन टू परचेज हैंडलूम गमोसास। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हैंडलूम रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल एक्ट। ठीक है, अब सिर्फ 11 प्रोडक्ट ही उसके लिए रिजर्व है हैंडलूम के लिए, लेकिन उसका भी ठीक से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। उसके अलावा और ठीक से इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है तो दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप टेकन in order to support handloom sector in Assam. And one more important step is that the Sual Kuchi silk product जो है, it has been designated as handloom heritage. Sual Kuchi has been designated as handloom heritage village in Assam और उसको अलग से एक ट्रेडमार्क दिया गया है। सुआल कुची में बने हुए हैंडलूम बेस्ड सिल्क प्रोडक्ट को अलग से एक ट्रेडमार्क दिया गया है ताकि उसकी काउंटर फिटिंग से बचा जा सके। सुआल कुची सिल्क का अपना एक ट्रेडमार्क होता है, मतलब इट्स अ प्रूफ कि यस दिस प्रोडक्ट हैज कम फ्रॉम द हैंडलूम वीवर ऑफ सुआल कुची विलेज। सुआल कुची विलेज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज हैंडलूम हेरिटेज विलेज और वहाँ के आने वाले सिल्क हैंडलूम बेस्ड सिल्क प्रोडक्ट को दिया गया है स्पेशल ट्रेडमार्क। दीज आर द इनिशिएटिव्स टेकन टू प्रमोट द हैंडलूम सेक्टर इन असम। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सीएम लॉन्चेज मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम 2.0। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असमी सूस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, चीफ मिनिस्टर निजुत मोइना स्कीम पिछले साल ही लाया गया था। असम बजट साल 2024-25 पिछले साल वाले बजट में ही इसको अनाउंस किया गया। इट वाज वन ऑफ द 18 इंपॉर्टेंट स्कीम्स अनाउंस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम, जिसको कहा जाता है 18 फ्लैगशिप स्कीम। तो हर साल 18 महत्वपूर्ण स्कीम असम सरकार अनाउंस करती है इन इट्स बजट। उसमें से एक था लास्ट ईयर का मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम। इसके अंतर्गत स्कूल में क्लास 11 और उसके आगे पढ़ाई करने वाले जो गर्ल स्टूडेंट हैं, क्लास 11 और उससे आगे हायर एजुकेशन करने वाले गर्ल्स स्टूडेंट्स को मॉनेटरी इंसेंटिव दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, क्लास 11th के स्टूडेंट को इंसेंटिव दिया जाएगा ₹1000 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मंथ एवरी ईयर। जब 10 महीने तक लगातार क्लासेस चलते हैं, 2 महीने तो छुट्टियां रहती हैं, तो 10 महीनों तक ₹1000 दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन डिग्री फर्स्ट ईयर, उनको ₹1250 पर मंथ फॉर 10 मंथ्स। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स को ₹2500 पर मंथ फॉर 10 मंथ्स। सेकेंड ईयर में भी ये बेनिफिट कंटिन्यू रहेगा। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ये बेनिफिट पाने के लिए कोई अलग से एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है।
द गर्ल स्टूडेंट हु इज अवेलिंग बेनिफिट अंडर द स्कीम इन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में बस उसको अपने अपने इंस्टीट्यूशन से एक सर्टिफिकेट जमा करवा देना है कि सी इज कंटिन्यूइंग इन द एजुकेशन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत उसको वो बेनिफिट मिल रहा है। तो सेकेंड ईयर में भी उसको बेनिफिट मिलेगा, थर्ड ईयर में भी बेनिफिट मिलेगा। हर साल अलग से एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। इस स्कीम को स्टार्टिंग में लाया गया है 5 साल के लिए, 5 साल बाद इसको रिव्यू किया जाएगा, इफ नीडेड इट विल बी फर्दर एक्सटेंडेड। अब देखिए, लास्ट ईयर जो स्कीम लाया गया था, चीफ मिनिस्टर निजुत मोइना स्कीम, इसमें मेनली जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके गर्ल स्टूडेंट को बेनिफिट दिया गया। ये वाले बेनिफिट्स 1000 रुपये, 1250 या 2500 रुपये। एक बात और आपको ध्यान देनी है कि ये बेनिफिट चीफ मिनिस्टर निजुत मोइना स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट सिर्फ अनमैरिड गर्ल्स को मिलेगा, मैरिड को नहीं मिलेगा। तो इसके पीछे का इंटेंशन ये है असम सरकार का कि गर्ल चाइल्ड की मैरिजेस को थोड़ा डिले किया जाए। निजुत मोइना स्कीम के अंतर्गत थोड़ा सा मॉनेटरी इंसेंटिव दे दिया गया, बट बोला गया कि तभी मिलेगा जब अनमैरिड हो। तो इससे क्या है, पेरेंट्स बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजेंगे रादर देन फोर्सिंग देम इनटू अर्ली मैरिज। सो दैट इज एन आइडिया। मेन गोल आर टू, बाई डायरेक्शनल गोल है। एक तो गर्ल्स का एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन बढ़े, दूसरा चाइल्ड मैरिजेस को एलिमिनेट किया जाए या रिड्यूस किया जाए। अब करंट न्यूज ये है कि इस साल चीफ मिनिस्टर निजुत मोइना स्कीम को और फर्दर एक्सपैंड कर दिया गया है असम सरकार द्वारा। इसको बोला जा रहा है चीफ मिनिस्टर निजुत मोइना स्कीम 2.0। पिछले साल और इस साल के स्कीम में मेन अंतर क्या है, तो इस बार द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज बढ़ा दिए गए हैं। पिछले साल तक ओनली दोज गर्ल स्टूडेंट हु वर स्टडिंग इन प्रोविंशियलाइज्ड स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज वेयर कवर्ड, बट इस साल द स्टूडेंट्स from central universities like Tejpur University, Assam University will also be covered. Self-funded institution में पढ़ने वाली girl student will also be covered under the expanded Nijut Moina scheme, which is known as Nijut Moina scheme 2.0. So पिछले साल सिर्फ 1.6 lakh girl students were benefited from this scheme. This year it is expected कि 4 lakh girl student will be covered under this Chief Minister Nijut Moina scheme 2.0. एथिक्स में कैसे इस्तेमाल करें, तो एथिक्स में ऑलरेडी हम लोग नज एंड इंसेंटिव पॉलिसी देख चुके हैं। एथिक्स में हमने देखा है कि सम ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स या schemes are of laissez-faire type where the people are given complete freedom to choose in favor of it or opt out of it, while some are mandate, जिसको सरकार के पॉलिसीज को लोगों को मानना ही होता है। तो laissez-faire और mandate यहाँ पे सरकारी जो भी डायरेक्शन है वो मानना ही है। जैसे टैक्स आपको भरना ही है। laissez-faire में फिट इंडिया इनिशिएटिव, जिसमें आप फिटनेस पे काम करें ना करें वो आपके ऊपर है। उस दोनों के बीच का दो और भी अप्रोच होता है भारत सरकार या असम सरकार के लेवल पे, जो कहा जाता है नज या इंसेंटिव, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करती हैं टू टेक डिजायरेबल एक्शन एंड अवॉइड अनडिजायरेबल एक्शन। जैसे आप स्लोगन दे दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ताकि बेटियों के पढ़ाई पे फोकस करे आम परिवार, और बेटियों के जो फीमेल फेटिसाइड है उसको अवॉइड किया जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो नज के अंदर आ जाएगा ये स्लोगन। इंसेंटिवाइज, उसके अंदर सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके अंतर्गत बेटियों के नाम पे अगर कोई अकाउंट खोला जाता है तो उसमें थोड़ा सा उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो दैट कैन बी नोन एज इंसेंटिवाइज, जहाँ पे थोड़ा मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, बट किसी को कंपल्सन नहीं है। यू आर स्टिल फ्री टू मेक योर ओन चॉइस टू ऑप्ट फॉर द स्कीम और आउट ऑफ स्कीम। बट जब कोई मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाता है सरकार द्वारा इन द डायरेक्शन ऑफ प्रमोटिंग डिजायरेबल एक्शन, तो उसको कहा जाता है इंसेंटिवाइज अप्रोच। तो ये जो चीफ मिनिस्टर निजुत मोइना स्कीम है, इट कैन बी पुट अंडर इंसेंटिवाइज अप्रोच, जहाँ पे गर्ल स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इंसेंटिव दिया जा रहा है फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन एंड अवॉइडिंग अर्ली चाइल्ड मैरिजेस। तो इस तरीके से एथिक्स पेपर में आप इसका जिक्र कर सकते हैं। इसको आप कॉग्निटिव डिसोनेंस से जोड़ करके देख सकते हैं फॉर एटीट्यूडनल चेंज, जिन बच्चों का एथिक्स हो चुका है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यू कैन अटेम्प्ट दिस। ऐसा मेंस में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इन जीएस पेपर 5। सिंपल सा ही प्रश्न इस स्कीम के बारे में और इसके पॉसिबल बेनिफिट्स के बारे में बताना है आपको। क्लाउड बर्स्ट से संबंधित जो प्रश्न था, इसमें पूछा गया कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो पहला वाला तो करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ट्रिनिटी टेस्ट में पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, बिकॉज इट वॉज नॉट फॉर सिविलियन पर्पस, इट वॉज फॉर मिलिट्री पर्पस मेनली, दिस ट्रिनिटी टेस्ट एंड मैनहट्टन प्रोजेक्ट। टैक्स इवेजन इज नॉट लेजिटिमेट, इट इज इलेजिटिमेट, सो टैक्स इवेजन वाला स्टेटमेंट गलत है, टैक्स अवॉइडेंस वाला सही है।
Again, इस केस में भी उत्तर प्रदेश is not the best front runner state, and that is why this statement is wrong. Correct answer is option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.